I'm going to discuss previous year questions, MCQs. एवरीवन क्वेश्चन नंबर जो मैं क्वेश्चन जो आप लोगों को करा रहा हूँ उसका मैं टॉपिक वाइज कराऊंगा, जैसे प्रियम्बल का हुआ चाहे फिर फंडामेंटल राइट्स का हुआ, जितने क्वेश्चन आए हो ताकि आप लोग ट्रेंड समझ सकें। ये 2021 में क्वेश्चन आया है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल क्लास 8 के अंतर्गत उपाधियाँ हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया है। किस वर्ष विशेष भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। ठीक है, किस वर्ष विशेष में, तो इसमें नीचे देखेंगे कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये नोटिस करिए। और केवल 1 व 2, 2 व 3, सी में 1 व 3, डी में 1, 2 व 3। तो इसमें सही कौन सा है? बी में 2 व 3 जो है, बी में तो कौन सा सही नहीं है, तो बी व 3 क्या है, सही नहीं है। ठीक है, और इस पे देखेंगे भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो उसमें आर्टिकल 18 क्लास 1 में बोला गया है कि राज्य जो है कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, राज्य सोना और विद्या संबंधी सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बालाजी राघवन केस हुआ था, उस मामले में इन्होंने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया कि भारत रत्न व पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 18 क्लास 1 में वर्णित उपाधियां नहीं है। ठीक है, अतः कथन एक सही नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ हम देखेंगे कि एक मिनट इसका जो उत्तर होगा वो 1, 2 व 3 होगा, क्योंकि इसमें बी नहीं, ये वाला उत्तर होगा, क्योंकि तीनों गलत होगा। इसमें जो आर्टिकल 18 क्लास 1 में वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बोला गया है ना कि वो आर्टिकल 18 क्लास 1 में जो शिक्षा का जो पुरस्कार है या फिर भारत रत्न या पद्म विभूषण संविधान के आर्टिकल 18 क्लास 1 द्वारा वर्णित उपाधियाँ नहीं है। ठीक है, तो अतः ये क्या है, गलत है। इसमें लिखा है अंतर्गत उपाधियाँ हैं, तो ये गलत है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ष 1954 में आप देखेंगे आरंभ होने के पश्चात 1978 से 1979 में एक बार, और दूसरी बार 1993 से 1997 तक। ठीक, 2 बार इसको क्या किया गया था, पुरस्कार वितरित नहीं किया गया था, इसे निलंबित किया गया था। ठीक, अतः कथन 2 भी क्या है, सही नहीं है। तो तीसरा पे देखेंगे किस वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। नहीं, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या वो अधिकतम 3 है, 5 नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2021 में ही पूछा गया है, तो क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। भारत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, भारत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधी मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। ओके, दूसरा क्या है, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है। ठीक, केवल 1, केवल 2, सी में 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें हम देखेंगे उत्तर कौन सा सही होगा, केवल 2। ठीक है, क्योंकि भारत के संबंध में जो न्यायिक हिरासत का क्या अर्थ होता है कि अभियुक्त जो होता है उसके मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और जेल में रखा जाता है, तो अतः कथन 1 सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या रखा गया है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधी मजिस्ट्रेट की हिरासत में और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा जाता है, पुलिस के हिरासत में, हवालात में नहीं। ओके, हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में, उसे जेल में रखा जाता है। ठीक है, ना कि हवालात में। और तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये गलत हो जाएगा। न्यायिक हिरासत के दौरान इसका जो मामला है कि इसमें जो पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति ली जाना अनिवार्य है। अगर कोई पूछताछ करना हो तो न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति की पूछताछ नहीं कर सकता। ओके, अनिवार्यता है, पूछताछ करने के लिए न्यायालय से आपको क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, तो अतः कथन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला,
जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा क्या है, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक व दो दोनों, ना तो एक ना तो। सबसे पहले बताऊंगा कि पैरोल मतलब क्या होता है। कि पैरोल मतलब होता है जब कोई व्यक्ति सज़ा काट रहा हो, उसका सज़ा पूरा करने से पहले या तो कुछ वक्त के लिए रिहा किया जाए या पूरी तरह सज़ा माफ़ करके उसको रिहा कर दिया जाए कंप्लीटली, तो उसे पैरोल बोलते हैं। तो इसमें देखेंगे भारत के कारागारों में जो सज़ा काट रहे बंदियों हैं उनको समय समय पर पैरोल पर छोड़ जाने की व्यवस्था प्रचलित है। सामान्यतः एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है। ठीक है, हालांकि पैरोल पर छोड़े जाने का किसी भी प्रकार से बंदी के अधिकार का मामला नहीं है। बंदी का कोई सेल्फ अधिकार नहीं है कि वो पैरोल का ना छोड़े जाएं तो कोर्ट में चला जाए। ये पर्याप्त आधारों के बावजूद भी प्रशासन ने पैरोल देने से इनकार कर सकता है। ठीक है, अगर ये अपना आधार देते हैं कि मुझे पैरोल पे छोड़ा जाए, उसके बावजूद भी प्रशासन मना कर सकता है। ठीक है, अतः कथन एक क्या है, सही नहीं है। ओके, ये जो है सही नहीं है, गलत है। कैदी को पैरोल पर छोड़े जाने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है अंतर्गत दी गई जो 7वीं अनुसूची में राज्य का प्रावधान है। राज्य की सूची को प्रविष्ट संख्या 4 में दिया गया है। ठीक है, राज्य की सूची की प्रविष्ट संख्या 4 में क्या कहा गया है? कारागार, सुधारालय एंड पोस्टल संस्थाएं जो भी हैं, उस प्रकार की अन्य संस्थाएं और निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव है। उसे यह स्पष्ट कि पैरोल के नियम सहित कारागारों से संबंधित किसी प्रकार की विधि नियम बनाना राज्य विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार है। अतः कथन 2 सही है। राज्य के जो राज्य सरकारें हैं उनके अपने नियम बना सकते हैं। राज्य अनुसूची 7वीं जो अनुसूची है उसके अंतर्गत जो 7वां उसका नियमावली 4 है, तो इसमें लिखा गया। ओके, तो कथन 2 सही है। तो इसमें क्या होगा? बी, केवल बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44। तो इसमें उत्तर कौन सा सही है? आर्टिकल 14। अब देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या प्रावधान है? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, यानी कि सबके लिए कानून का समानता है और विधि का संरक्षण भी सबके लिए, विधि का समान संरक्षण भी है। तो यह विधि के समक्ष समता का आशय यह है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे, जाहिर है, और किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ओके, ऐसे में यदि कोई विधान या किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये वाला सही है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखें। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार जो है संरक्षित है? निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो इसमें कौन सा होगा? आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और ये। तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ये 24 अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 न्यायाधीशों वाली 9 जज बैठे थे, उसकी पीठ में जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ। ओके, जो इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने क्या कहा? निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत यानी इंट्रिंसिक भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के हिस्से के रूप में संरक्षित है। तो इसको कह सकते हैं आर्टिकल 21। ओके, और आर्टिकल 15 तो आप जानते ही हैं। आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेस एंड आर्टिकल 29 ये आपका धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। अगला क्वेश्चन है,
इससे पहले जो भी क्वेश्चन से 2021 में आए थे और अब जो क्वेश्चन है 2020 में आया है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, संविधान, उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। तो इसमें कौन सा ये पूछना चाह रहा है, तो उत्तर इसमें कौन सा होगा, डी, समता का अधिकार, ठीक है, राइट ऑफ इक्विटी। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का प्रावधान है ना। संविधान में समता का अधिकार कहाँ से, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 में निहित है, 14 से लेके 18 तक क्या है, राइट टू इक्विटी है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का प्रावधान किया गया है, या उसका अंत, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ओके, तो कोई भी व्यक्ति जो है आचरण, स्वभाव या फिर उसको उसके वेशभूषा के आधार पर उससे अनटचबिलिटी नहीं होगा, ये स्थिति है। तो अतः कथन कौन सा, डी, समता का अधिकार, ये इसके अंतर्गत आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में आया हुआ है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों के प्रतिबिंबित करता है? उद्देशिका, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में केवल 1 व 2, बी में 2, सी में 1 व 3, डी में 1, 2 व 3। हम देखेंगे कि इसमें डी सही होगा, 1, 2 व 3 होगा, क्योंकि मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा 1948 में प्रत्येक मनुष्य की समानता और गरिमा को स्थापित करता है। 1948 जो हुआ था, ये प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और समानता, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और समानता को स्थापित करता है। साथ ही यह भी निर्धारित करता है कि प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी लोगों को उन सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का लाभ उठाने में सक्षम बनाए, जो भी अधिकार हैं उसका लाभ उठाने में उसको सक्षम बनाए। तो इस भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अलावा प्रस्तावना के उद्देश्य, जैसे में जो प्रस्तावना में आप देखेंगे न्याय है, प्रस्तावना क्या है, सामाजिक न्याय, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी बात प्रस्तावना में किया गया है। तो स्वतंत्रता इत्यादि की भी घोषणा की गई है, ठीक है, समानता की स्वतंत्रता, समानता स्वतंत्रता की इत्यादि की भी घोषणा प्रस्तावना में है। तो कथन 1 बिल्कुल आप देख सकते हो, उद्देशिका भी इसकी बात करती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इसके अनुसार क्या कहता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने का उद्देश्य इसका भी है। ओके, दूसरे का भी, तो ये भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि ये सिद्धांत क्या करते हैं, राज्य के नागरिकों को सकारात्मक अधिकार दिलाने की बात करते हैं ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नागरिकों को क्या कहते हैं, सकारात्मक अधिकार मिले, उनको उनके अधिकार का हनन न हो। इसके अलावा जो मूल कर्तव्य आप देखें, मानवाधिकार भी उसी से रिलेटेड है। मानवाधिकारों की घोषणा के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को सीधे प्रतिबंधित दिखाई देते हैं। तो कथन 2 भी सही है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जो 51 क बात करता है, मूल कर्तव्य जो है 51 क का जो प्रावधान है, मानवाधिकार घोषणा अनुच्छेद 29 व्यक्ति द्वारा सामुदायिक दायित्व निभाते व्यक्तिगत विकास की जाने वाली बात कहते हैं, ठीक है, व्यक्तिगत विकास को की जाने वाली बातें कहते हैं। तो इस प्रकार ये भी ठीक है। 51 क में आर्टिकल 29 को रिलेट किया है। तो इस प्रकार आप क्या कहेंगे कि कौन सा ठीक है, 1 व 2 तीनों ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये 2019 में क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति विवाह, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, बी, राइट टू लाइफ एंड उससे रिलेटेड है उसी में। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने हदियावाद, इसमें कौन सा वाद हुआ था, हादियावाद, उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला दिया था। निर्णय में क्या कहा था, आर्टिकल 21 के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने के लिए वो विवाह कर सकता है, तो उसके अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने किया। ओके, अगला क्वेश्चन है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था निजता के रिलेटेड। देखिए 2018 में भी निजता से रिलेटेड पूछा गया है और 2021 में भी निजता से रिलेटेड पूछा गया है,
ठीक है, आर्टिकल 17 2021 में 2020 में सॉरी। तो निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही है और समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो इसमें देखेंगे आर्टिकल 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध है। आर्टिकल 17 एवं भाग 4 के दिए गए राजनीति निर्देशक तत्वों में उपबंध है। अनुच्छेद 21 में भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 24 में एवं संविधान के 44वें संविधान संशोधन में के अधीन उपबंध है। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन जो इसका है सी सही है, क्योंकि अभी निजता के अधिकार राइट टू प्राइवेसी हम लोगों ने पढ़ा। राइट टू प्राइवेसी में आर्टिकल 21 भाग 3 के अंतर्गत गारंटी दी गई है। इसको अभी मैंने डिस्कस किया हूँ तो दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2017 में आया हुआ है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। ओके। बी अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, वही है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे। ए भी रिवाइड कर दिया है। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। तो 2017 का ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा सही होगा? सी क्या होगा? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक, क्योंकि इसको पता है कि जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, नागरिक अधिकारों का अर्थ क्या होता है? वो ये मूल स्वतंत्रताएं होती हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है। ठीक है, यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न हो तो वो न्यायालय अथवा प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। भाई वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है फंडामेंटल राइट्स अगर उसका हनन होता है तो आप क्या कह सकते हैं? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो ये भी सही है। और अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये गलत है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ठीक है, ये वाला सही है, ये गलत है क्योंकि मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, दोनों सेम जैसा नहीं है, ये वाली सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में, एक मिनट, ये भी 2017 का क्वेश्चन है। 2017 में भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों और कर्तव्य के बीच सही संबंध है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित होते हैं। देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उस समय 2 आए थे। अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्य से स्वतंत्र है। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। ठीक है। डी राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कितना घुमाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखते हैं, इसमें क्या किया है कि, और नीचे भी देखिए क्या है। और वो जो इसमें वो तो अगला क्वेश्चन था, एक मिनट, इसमें आप देखेंगे कि ये सही है, अधिकार कर्तव्य के साथ सहसंबंधित बनते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ, भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य सहगामी एवं परस्पूरक माने जाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। ठीक है, तो ये सहसंबंधित होते हैं, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, सहसंबंधित मतलब कोरिलेट रहते हैं। भारतीय संविधान में यद्यपि मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्य को परिवर्तनीय नहीं माना गया। परिवर्तनीय मतलब आप कोर्ट में वाद विवाद नहीं कर सकते। कोर्ट में जैसे फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जाके अपने प्रति केस कर सकते हो कि हमारे अधिकार का हनन हुआ है। लेकिन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में राज्य अगर ऐसा काम नहीं कर पाता है, राज्य आपके डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता है, तो आप कोर्ट में जा कर के केस नहीं कर सकते हो, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकते हो। तो जो मूल कर्तव्य होते हैं वो वाद योग्य नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। ओके, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे, अतः विकल्प ए सही है। 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन से प्रकल्पित हैं? देख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूर बेगारी का निषेध, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन,
अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, कारखानों और खदानों में बच्चों का नियोजन का निषेध। ये ठीक है, ये ठीक है। तो उत्तर इसमें देखेंगे कि ऑप्शन यहाँ नीचे दे रखा है कि निम्नलिखित दिए गए सही उत्तर चुनिए। 1 2 व 4, 2 3 4, 1 4, 1 2 3 4। तो सही उत्तर कौन सा है? सी में क्या है? 1 व 4। तो आपको अभी बताया हूँ, ये दोनों जो है कारखानों में जो नियम है इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24। ठीक, इसमें ही बताया गया कि मानव दुर्व्यापार, बालात्सरम जो छोटे बच्चों के काम कराना, वो निषेध करता है। कारखानों में बालकों का जहाँ भट्टी वगैरह हो वहाँ काम नहीं कर सकता। तो विकल्प सी सही है। ये वाला सही है, ये वाला सही है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये इससे रिलेटेड नहीं है, शोषण से। ओके, तो ओके, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें बिल्कुल फीडबैक दीजिए। आगे का क्वेश्चन भी मैं बनाऊंगा टॉपिक वाइज। जो भी प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं सब मैं 1 महीने के अंदर सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट दोस्तों।